जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन में बिल्स और रेजोल्यूशन पास होने से पहले और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट्स, इन सबको एनसी के चीफ विप और एमएलए मुबारक गुल ने एक विप जारी करके कल यानी कि शुक्रवार को अप्रैल 4 को एक खास मीटिंग के लिए बुलाया है। और यह मीटिंग हो रही है श्रीनगर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी के ऑफिशियल रेजिडेंस पे। आखिर क्यों खास है ये मीटिंग, क्या खास रहने वाला है इस मीटिंग में? सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो बिल्स और रेजोल्यूशन और दूसरा वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसके ऊपर डिस्कशन होनी है। मगर सबसे अहम बात जो ये है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो ये है कि 48 JKAS ऑफिसर्स की ट्रांसफर होती हैं और उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर से होती हैं। और क्या गवर्नमेंट का उसमें कोई खास अहम रोल था या नहीं था, और क्या गवर्नमेंट उससे नाराज है, यह भी देखना बहुत अहम रहेगा। इसके ऊपर खास बातचीत करेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली फयाज साहब। फयाज साहब, चीफ विप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विप जारी करते हैं एक खास बैठक के लिए। कुछ तो ऑफिशियल कारण है मगर कुछ अनऑफिशियल भी नजर आ रहा है। कितनी खास होगी ये बैठक? मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप मुबारक गुल से जी। मैंने उनसे पूछ लिया ये सवाल कि इसका एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा इसका एजेंडा कोई नहीं है। क्या मैंने कहा कि बिल्स के ऊपर है, रेजोल्यूशंस के ऊपर है, या जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि एक विवाद है राजभवन और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट के बीच में हालिया तबादलों को लेकर के, तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम नहीं बता रहे हैं कि एजेंडा क्या है, लेकिन ये बात है कि इसमें हमने दावत दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी जो दूसरे सहयोगी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इन सबको ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद एक बयानिया जारी होगा और शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा जिसमें ये लोग बात करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया में ये खबरें गश्त कर रही हैं, बल्कि एक नेशनल न्यूज़पेपर ने भी ये खबर आज चलाई है कि इस बारे में इख्तिलाफात हैं राजभवन और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के दरमियान की, जो अभी 48 जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें 12 के करीब मजिस्ट्रेट्स हैं। इसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस में मायूसी है कि अगर ये तबादले भी हम नहीं करेंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर के हाथ में क्या है। ये सारा अभी तक इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियल कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। ये बहुत ज्यादा कयास आरायों पर मबनी है और नेशनल न्यूज़पेपर ने किसी ऑफिशियल को कोट करके नहीं बताया, उन्होंने भी सोर्सेज को कोट करके ही बताया है। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है और कई मुतल्लिका लोगों से बात करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इसमें कई चीजों पे बहस होगी, जिसमें बेशक यह भी है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अप्रूवल से हाल ही में मंगलवार को ईद के एक दिन के बाद जो तबादले जारी हुए हैं 48 अफसरों के, इस पर भी बात होगी। क्योंकि एक इंप्रेशन ये डेवलप हुआ है सोशल मीडिया में कि चीफ मिनिस्टर पावरलेस है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, सारा गवर्नर साहब चलाते हैं। तो ये एक इंप्रेशन है, बेशक इस पर भी बात होगी। लेकिन ये जिस मौके पे हो रहा है इसके कुछ दिनों के बाद ही ये जो है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर, इसमें प्राइवेट मेंबर्स के रेजोल्यूशंस आ रहे हैं। 7 और 9 तारीख को 14 रेजोल्यूशन और 8 तारीख को 17 बिल्स, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स बहस पे आ रही हैं। इन बिल्स को लेकर के भी इस पे चर्चा होगी कि इसमें हमें कौन सा स्टैंड इख्तियार करना है। क्योंकि जैसे आप रेजोल्यूशन को देखेंगे, 3 रेजोल्यूशन इसमें ऐसे हैं जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है। इसी तरह से जो बिल्स हैं 17 बिल्स में बहुत सारी चीजों पे, इंक्लूडिंग ये जो रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने का जो बिल है जो डॉक्टर बशीर अहमद मीरी ने लाया है, जहलम को प्रोटेक्ट करने का बिल, चीफ विप खुद चीफ विप का एक बिल आया है कि चीफ विप को ज्यादा इख्तियार मिलने चाहिए, इसकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। बहुत सारी इसमें बिल्स हैं। एक्चुअली 33 बिल्स इसमें उन्होंने सबमिट कर ली थी, जिसमें से 17 को वहां पे चुना गया। इन सब चीजों पे बहस होगी और इसके बाद मुझे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार एक बयान जारी करेगी और हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसको उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर के घर पे नहीं रखा गया, इस मीटिंग को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नवाज सुबह के मतलब ऑफिस में नहीं रखा गया, इसको सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पे, श्रीनगर रेजिडेंस पे रखा गया है। और सुरेंद्र चौधरी जी ही वो है जिन्होंने
रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ 370 का जो रेजोल्यूशन लाया था जम्मू कश्मीर असेंबली में नवंबर के सेशन में, वो वही है। ऐसे इससे ये अंदाजा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा भी है जिसमें कुछ मतलब कॉन्फ्रंटेशन का इम्कान भी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, क्योंकि ऐसे मौकों पे ये सुरेंद्र चौधरी जी को ही आगे कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है फयाज साहब कि दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस कुछ बड़ा कर सकती है, और जो बड़ा कर सकती है उसके लिए दोबारा से सुरेंद्र चौधरी ही फेस बनेंगे, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आगे किया जाएगा? एक बात यकीनी है कि ये जो वक्फ का बिल, मुझे लग रहा है कि ये शायद तब तक पार्लियामेंट में भी पास हुआ होगा, तो क्योंकि नंबर्स हैं, जैसे कि हमने कल भी बताया कि इनको 118 मेंबर्स की जरूरत है, इनके पास 125 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है, और इस बात को लेकर के यूनानिमस हैं जो भी मतलब अपोजिशन है अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं उनकी लीडरशिप जो है रिप्रेजेंट जो उनको करती है, वो इस बात में यकीन रखती है कि ये हमारे रिलीजियस अफेयर्स में एक मुदाखलत है। और ऐसे लोगों ने भी इसकी मुखालफत की है जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने इनके साथ सरकार चलाई है हालिया अयाम में, तो उन्होंने भी ये बताया है कि ये राइट विंग का एक ट्रेसपास है जो इन्होंने किया है, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। इससे एक नैरेटिव वहां पे बन चुका है। इसी इन कंसोनेंस विद दैट नैरेटिव इसमें कोई ना कोई बात जरूर आएगी जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से शायद आएगी, या कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वहां पे जरूर आएगी। लेकिन इसके साथ जो बाकी मुद्दे भी हैं जो आपने बताया कि इसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी, जहां तक इस बिल का ताल्लुक, वो सिर्फ बयानात ही दे सकते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं, ये पार्लियामेंट में है जहां पे इनके मुकम्मल जो 2 लोग हैं यहाँ के, और अगर लद्दाख के एक भी इनको सपोर्ट करते हैं तो टोटल 3 एमपीज हैं, वो कोई मानी वहां पे नहीं रखते हैं, तो इसमें ये सिर्फ बयानबाजी ही कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है जो इसमें जो बताया जा रहा है और सोशल मीडिया में भी जो है, जैसा मैं उसी पे आने लगा था, उस वही सवाल पूछ रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा चीज वायरल हो रही है कि 48 ट्रांसफर्स होती हैं JKAS ऑफिसर्स की, और बाय द ऑर्डर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, और क्या उसको लेकर भी ये सवाल इस बैठक में जा सकता है, और इसको लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत सीरियसली डिस्कस कर सकती है कि आखिर जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर्स की पावर भी क्या उनके पास नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि हर बार ये दर्द झलकता तो है। देखिए, दे हैव बीन सल्किंग फ्रॉम डे वन कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, रेस्टोर कर लीजिए स्टेटहुड वगैरह, ज्यादातर इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, ये तो सब लोगों को पता है। इसके बाद ये क्लियर था कि जो IAS IPS ऑफिसर सेंट्रल सर्विसेज, जिसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी आता है, इनके तबादले और इनके अपॉइंटमेंट से लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है, क्योंकि एज लॉन्ग एज जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द यूनियन होम मिनिस्टर, और उनके जरिए होम सेक्रेटरी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो बात क्लियर है। इसके साथ साथ जो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उसमें ये बात साफ कर दी गई थी कि इसमें ये जो ACB वगैरह है, ये भी इनके हाथ में रहेगा, और जब तक नए रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं आएंगे तब तक पुराने रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक ही सरकार चलेगी। जब उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस देखे तो इसमें यह बात भी थी कि जो लैंड से रिलेटेड है, जो कि महकमे रेवेन्यू या महकमे माल है, इससे रिलेटेड सारे उमूर जो है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने जो एक कमेटी बनाई थी उमर अब्दुल्ला सरकार ने, तो उन्होंने इसमें तरमीम कर ली, और वो तरमीम उन्होंने भेजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो आगे भेजी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक वो अभी तक वहीं पे है जो मार्च में उन्होंने ये तरमीम मतलब तजावीज, जिसे हम बिजनेस रूल्स कहते हैं, हाँ बिजनेस रूल्स, वो अभी तक वहां से नहीं आए। जब तक वो वहां से अप्रूव या रिजेक्ट करके नहीं आते हैं, तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर इज कॉम्पिटेंट, ही इज विद इन हिज राइट फॉर ट्रांसफर, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि उन्हें तहसीलदारों के तबादले क्यों किए। इसमें मेरी बात जब हुई अधिकारियों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि इसमें महकमे माल में जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, जिसमें तहसीलदार भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नॉट ACD, एडिशनल DC नॉट एडिशनल ADDC जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का होता है, ये नहीं, लेकिन महकमे माल के जो ऑफिसर्स हैं, ये डायरेक्टली इनके तबादले और के ट्रांसफर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके इनमें कई लोगों को वहां पे कुछ
पोस्टिंग्स भी कर ली हैं, लेकिन कई को उन्होंने अपने से रिलीज कर दिया, मतलब रिलीव कर दिया है, इनको जीएडी को भेजा है। और अब चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है, वो उनको 2 मिनट बैठ करके एक मीटिंग करेंगे, अपने कौन से डिपार्टमेंट में लगाए हैं तो उनको अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 12 लोग हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि ये दलील ये दे रहे हैं कि जो महकमे माल के लोग होते हैं ये मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं। अब इसमें कंटेंशन ये है, जो अपरेंटली ये लग रहा है, राजभवन का कंटेंशन ये है, क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, मरकजी सरकार के पास है। लेकिन इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों का यह कहना है कि सिर्फ डेजिग्नेटेड जो मैजिस्ट्रेट हैं वो सिर्फ डिप्टी कमिश्नर होते हैं। इसके नीचे जो एडिशनल डीसीज, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, एनीवे नायब तहसीलदार इसमें कोई नहीं है। ये जो लोग होते हैं इनको भेजा जाता है किसी काम के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसेंशियली मैजिस्ट्रेट्स हैं। ये एक विवाद इसमें है। ये तभी साफ होगा जब यूनियन होम मिनिस्ट्री से इसकी अप्रूवल या इसकी रिजेक्शन आएगी। फयाज साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि होम मिनिस्टर अमित शाह का विजिट है 6 से 8 अप्रैल तक, जम्मू कश्मीर का 3 दिन का विजिट, और बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर डिस्कशन होगी। बीजेपी दफ्तर में भी जा रहे हैं होम मिनिस्टर, वहां भी एक बैठक होनी है, बीजेपी के एमएलए से भी शायद मिलेंगे, वहीं सिक्योरिटी रिव्यू भी करेंगे। क्या इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करना अपने अलायंस पार्टनर के साथ, तो क्या चीफ मिनिस्टर इस मीटिंग में कुछ खास पॉइंट्स रहेंगे जो होम मिनिस्टर के सामने रख सकते हैं? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। अभी तक ये मानना पड़ेगा कि जब तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है तब तक ये होम डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी, पुलिस से रिलेटेड मामला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीन्स कि एसीबी भी, ये सारी चीजें तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं और इसमें मुदाखलत बेजा नहीं कर सकता है चीफ मिनिस्टर या इनकी सरकार। लेकिन ये बात जरूर है कि ये इनको मरकजी सरकार के सामने, आई डोंट थिंक होम मिनिस्टर को ये यहाँ पे बता देंगे, ये शायद लिखित भेज देंगे अपने जो उनके महसूसात हैं, जो रिजर्वेशंस है, ये लगातार वो उनको बताते रहते हैं। अब ये देखना है कि मरकजी सरकार इस पे क्या कोई कार्रवाई करके ये इस बात का एहसास कर लेती है कि नहीं इनको ज्यादा इख्तियारात मुंतकिल करने चाहिए, और अगर मुंतकिल करने की चाहिए तो इसी मौके पे या इसके बाद करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जिसमें जम्मू का अभी जो कंटिन्यूसली ये जो ऑपरेशन चल रहा है पिछले 10 दिन से, जिसमें अभी तक 4 इनकाउंटर से ये जो टेररिस्ट हैं ये भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। एक ग्रुप में 2 लोग मारे गए हैं, 3 के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो अभी घूम रहे हैं, अब बजाल्टा एरिया में आ चुके हैं, अब इनके साथ गाइड भी मिल चुका है। ये सारी बातें अभी चल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाकया है जिससे कि लोगों को ये बताने में आसानी हो रही है कि देखो यहाँ पे वो अमन नहीं आया है जो आपने बताया था अगस्त 2019 में कि ये आएगा। ये एक पॉलिटिकल पॉइंट इन लोगों के सामने है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसकी उतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, कोई खौफ नहीं फैला है न जम्मू में न कश्मीर में। ऐसा कुछ नहीं है कि इस खौफ की वजह से टूरिस्ट्स ने आना यहाँ पे बंद किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिख रहा है जिसके ऊपर आपका मैं एक बार जरूर कमेंट चाहूंगा कि नॉर्मली अगर ये मीटिंग अलायंस पार्टनर्स की होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी ये लेटर इशू कर सकते थे। ये लेटर क्योंकि इशू की गई है चीफ विप द्वारा, मुबारक गुल द्वारा, तो क्या हाउस के अंदर सभी एमएलएस को प्रेजेंट रहने को भी कहा जाएगा, और क्या इसमें बिल्स और रेजोल्यूशन को लेकर ही ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा इस मीटिंग में? बिल्कुल क्लियरली इसकी इंडिकेशन वही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं है जी, ये नेशनल कांग्रेस की का जो अलायंस की मीटिंग नहीं है, उसकी मीटिंग नहीं है, ये लेजिस्लेटर्स की मीटिंग है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लोग हैं जो इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं, वो इसमें नहीं होंगे, वो बिल्कुल ही नहीं होंगे इसमें सिर्फ लेजिस्लेटर्स। इससे ये लग रहा है हमें कि ये एक मौका इख्तियार करेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर वहां पे ये इनको तो क्लब कर लिया जाएगा जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड वाले रेजोल्यूशंस हैं, तो इसमें 2 लोग तो डायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने ही जो ला रहे हैं, और एक इनका भी सहयोगी है जो शोपियान से एमएलए है इंडिपेंडेंट। तो इसमें ये एक मौकफ इख्तियार करेंगे कि हमें किस किस्म का स्टैंड लेना होगा। इसी के अलावा जो रिजर्वेशन को बचाने की बात चल रही है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए ने लाया है, तो इसमें जाहिर है कि ये लोग इस पे बहस करेंगे। अल्टीमेटली यही लग रहा है कि उसको मेंबर को लास्ट में कहेंगे कि आप अपना रेजोल्यूशन वापस ले लो। इसमें कैबिनेट सब कमेटी काम कर रही है, वो 6 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट दे देगी। हम हर लोगों के ख्वाहिशात और महसूसात को इसमें ज़ेर गौर रखेंगे, इनको एड्रेस हम करेंगे, यही बताया जाएगा। मुझे लग रहा है कि ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे किसी बिल पे वोटिंग ना करना पड़े, क्योंकि अगर वोटिंग किसी बिल पे हो गए तो गवर्नमेंट के लिए एक एम्बेरसमेंट बन जाएगी। बहुत धन्यवाद फयाज साहब। तो
नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ व्हिप ने आखिर एक इंपॉर्टेंट बैठक क्यों बुलाई? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और उनके बाकी सहयोगी ये देखना चाहते हैं कि कौन उनके साथ बिल्स और रेजोल्यूशन को लेकर है या नहीं, या फिर अलायंस को इकट्ठा करने की एक और कोशिश हो रही है? क्योंकि एक छोटा सा बजट सेशन का हिस्सा अभी बाकी है और 7 अप्रैल से जब वापस असेंबली लगेगी तो बिल्स और रेजोल्यूशन आएंगे जिनके ऊपर सभी एमएलए का प्रेजेंट होना और एकजुट होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी को अगर काउंटर करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, जिसके लिए शुक्रवार 4 अप्रैल को श्रीनगर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी के ऑफिशियल रेजिडेंस पे एक खास बैठक होने जा रही है। तो आप शायद समझ पाए होंगे कि यह बैठक क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आज के विचार विमर्श के इस खास सेशन में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।